हेलो एवरीवन। आज हम आपको जेएलओ 2019 का कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछले टर्न पर हमने आपको 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चंस दे दिए थे। आज 51 से लेकर 96 क्वेश्चंस तक हम आपको आंसर करके देंगे, आंसर एक्सप्लेन करेंगे। और जैसा कि पिछले वीडियो में भी आपने देखा, सारे के सारे क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो एकदम डिटेल्ड वे में हमने इस तरह से लिख दिए हैं। ये रिटन आंसर्स का पीडीएफ हर वीडियो के साथ आपको मिलेगा। और अगले टर्न पर ये जेएलओ का जो कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर है 2019 का, ये कंप्लीट हो जाएगा। आज 96 तक है, 150 क्वेश्चंस आते हैं पूरे। 50 तक हम पहले टर्न पर करा चुके हैं, 51 से आज करा रहे हैं और 51 से लेकर 96 तक। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको ये पेपर मिलेगा। इससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन पूरा मिलेगा, फिर आपको एविडेंस एक्ट मिलेगा, सीआरपीसी मिल जाएगी, सारा सिलेबस भी आपको मिल जाएगा। और सारे सब्जेक्ट के पेपर जो आए हुए हैं, लास्ट ईयर के पेपर्स जितने हैं वो सारे मिल जाएंगे आपको एक प्रॉपर वे में। जगह जगह पर हमने अपना नंबर दिया हुआ है, मोबाइल नंबर। अगर आपको कोई असुविधा हो तो हमारे नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर लें। पहला प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 51। ये इस पेज का पीडीएफ पिछले वीडियो में भी मिलेगा, इस वीडियो में भी है। तो 51 क्वेश्चन का पूछा गया है आपसे कि आपातकाल घोषित होने पर सरकार किन मूल अधिकारों को वापस नहीं लेती। प्रश्न को समझ लें ध्यान से कि कौन से ऐसे मूल अधिकार हैं जो आपातकाल आने पर भी क्या हो सकता है, सरकार द्वारा या राष्ट्रपति द्वारा वापस नहीं लिया जाते, जिनका निलंबन नहीं होता। इसका आंसर हमने अपने नोट्स में लिख दिया है। यहाँ पर आप जो पीडीएफ अभी हमने आपको दिखाया था वहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की, तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 359 में बता दिया गया है कि सरकार या राष्ट्रपति क्या करता है, आपात की घोषणा होने पर भी अनुच्छेद 20 और 19 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकारों को वापस नहीं ले सकता, नहीं ले सकती या नहीं ले सकता। कहने का मतलब है ये मूल अधिकार जो अनुच्छेद 20 और 21 में प्राप्त है हमें नागरिकों को, वो कभी भी किसी भी हाल में वापस नहीं लिए जा सकते। प्रश्न संख्या 52 में पूछा गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमारे देश को संबोधित करती है। हालांकि ये प्रश्न हटा दिया गया था क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग था। इसमें दो ऑप्शन एक दूसरे से मिल रहे हैं। पहले ऑप्शन में भारत लिखा गया है, दूसरे में हिंदुस्तान, आर्य देश, इंडिया, दैट इज भारत, इसलिए इस प्रश्न को हटा दिया। हालांकि प्रस्तावना में आप देखेंगे तो लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग, तो भारत से स्टार्ट होता है, भारत को संबोधित किया गया है। कहने का मतलब है 51 क्वेश्चन का आंसर अगर देखा जाए तो इसका ऑप्शन बी सही था, जो हमने एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बता दिया। और इस प्रश्न को हटा दिया गया। अगर मतलब ज़्यादा करेक्ट पूछा जाए तो 52 का आंसर का ऑप्शन ए सही है, पहला वाला। फिर आ जाइए आप प्रश्न संख्या 53 पर। 53 प्रश्न क्या कहता है कि न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति के अंतर्गत सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय करते हैं। कहने का मतलब है पुनर्वलोकन क्या होता है, ये पूछा गया आपसे। तो पुनर्वलोकन जैसा कि आप जानते हैं कि अपने ही दिए गए निर्णय का अवलोकन करना पुनर्वलोकन कहलाता है। ऑप्शन के हिसाब से देख लें तो इसका ऑप्शन आप लोगों को पता है, जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्या है, विधियों की संवैधानिक वैधता का परीक्षण करना। कहने का मतलब है न्यायालय जो निर्णय दे देता है, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय हो चाहे वो उच्च न्यायालय हो, जब पुनर्वलोकन का आवेदन किया जाता है तो न्यायालय क्या करता है, अपने ही दिए गए निर्णय को विधियों की संवैधानिकता के आधार पर परीक्षण करता है, देखता है कि कहीं कोई गलती तो नहीं हुई है, अगर हुई है तो उसको संशोधित करता है। स्वयं वही न्यायालय कर सकता है पुनर्वलोकन जिसने निर्णय दिया है। फिर प्रश्न संख्या 54 पर आ जाइए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त होते हैं। आप लोगों से पूछा जाता है कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किस साल में सेना निवृत्त होता है, तो सबको पता है 62 साल। ऑप्शन नंबर 3 सही है। किस अनुच्छेद में बात हुई है, हमने अपने जब उत्तर लिखा है तो उसमें बिल्कुल लिख दिया है कि अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय का न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होता है।
और 60 साल किसकी है? जो लोअर हाई कोर्ट है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, इनके न्यायाधीश 60 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल है, 61 साल किसी की नहीं है। प्रश्न संख्या 55 पर आ जाइए। क्या कहती है प्रश्न संख्या 55? ध्यान से देख लीजिए। निम्न में से किसको ब्रिटिश संविधान से नहीं लिया गया है? ध्यान से पढ़िए प्रश्न को कि कौन सी चीज है जिसको ब्रिटिश संविधान से नहीं लिया गया है। नहीं पूछा है आपसे, इसलिए नहीं के आधार पर क्या है आंसर? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है कि जो मूल अधिकार है ये क्या हुए हैं? ब्रिटिश संविधान से नहीं लिए गए हैं, जबकि ये कहाँ से लिए गए हैं? मूल अधिकार सारे के सारे संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। बाकी सारी चीज़ें ब्रिटिश, जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन 1, 2, 3, ये सारे के सारे ब्रिटिश संविधान से लिए गए हैं और मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हम लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन में। प्रश्न संख्या 56 क्या कह रही है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चाहे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हों, चाहे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हों, इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए सही है। और ये बात कहाँ हुई है? हमने अपने उत्तर जो एक्सप्लेनेशन दिया है इसके साथ पीडीएफ लगा हुआ है हैंड रिटन नोट्स का। आप वीडियो को जब नीचे इस तरह से खिसकाएंगे, इस पेजेस को नीचे जाएंगे तो आगे बढ़ाएंगे जब आपको इसको वीडियो को, तो आपको यहाँ पर सारे हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। इस तरह से लिखा हुआ है जो अभी हम प्रश्न पढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 56 है कि अनुच्छेद 217 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो इस तरह से उत्तर लिखे हुए हैं, 1 लाइनर टाइप में है। चाहे तो आप प्रश्नों को उत्तर के रूप में याद कर सकते हैं। बिल्कुल पूरी जांच पड़ताल के बाद हमने उत्तर लिखे हैं, पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है और अनुच्छेद का नंबर जहाँ ज़रूरी है वहाँ अनुच्छेद नंबर भी दे दिया है। जिससे होता क्या है, अगला प्रश्न क्या हो सकता है, इस तरह से अनुच्छेद से पूछ लिया जा सकता है, इसलिए अनुच्छेद का भी वर्णन कर दिया है। फिर आ जाइए प्रश्न संख्या 57 पर। न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग होनी चाहिए, ये प्रावधान कहाँ दिया गया है? तो आपको पता है ये प्रावधान अनुच्छेद 50 में है और अनुच्छेद 50 के 36 से लेकर 51 तक अनुच्छेद जो है वो नीति निर्देशक तथ्य में संबंधित है। इसका मतलब इसका उत्तर अगर आप देखें ऑप्शन नंबर 2 सही है कि जो कार्यपालिका न्यायपालिका से अलग होना चाहिए, ये बात अनुच्छेद 50 में कही गई है, जो कि संविधान के भाग 4 में आते हैं नीति निर्देशक तत्व, और ये बात राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों से संबंधित है, मतलब ऑप्शन 2 सही है। फिर प्रश्न संख्या 58 पर आ जाइए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी किस याचिका द्वारा की गई है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता एग्जैक्टली इसमें देखिए, आप पहले तो आंसर समझ लीजिए और आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्या मतलब है इसका? जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है उसकी गारंटी लेती है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण को समझ लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति विधि विरुद्ध साधनों द्वारा निरुद्ध किया गया है कहीं पर, मतलब ऐसा लगता है कि विधि के अनुसार उसको निरुद्ध नहीं किया गया है, कैद नहीं किया गया है, तो वो क्या कर सकता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण के अनुसार एक रिट याचिका दायर करेगा और न्यायालय ऐसे व्यक्ति को मुक्त करने का आदेश देगा जिसको विधि विरुद्ध साधनों द्वारा या विधि विरुद्ध तरीके से निरुद्ध किया गया है। कहने का मतलब है व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी ली गई है किस रिट याचिका द्वारा? बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका द्वारा, ऑप्शन 4 द्वारा। ऑप्शन 4 सही है इसमें। फिर आ जाइए प्रश्न संख्या 59 पर। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपना वेतन प्राप्त होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये बात एग्जैक्टली कहाँ आई है? हमने अनुच्छेद भी पढ़ाया अपने आंसर में। आंसर में हमने इस आर्टिकल का नाम भी बता दिया है कि आर्टिकल नंबर 112 में बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनके वेतन और भत्ते क्या होते हैं। वेतन, भत्ते और पेंशन, तीनों ही चीज़ें क्या होती हैं? भारत की संचित निधि से प्रदान की जाती हैं। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पेंशन क्या होती हैं? भारत की संचित निधि से ये भी प्रदान की जाती है। कहने का मतलब है कि भारत की इसमें जो ऑप्शन नंबर 3 है
भारत, ये संचित निधि से, संचित निधि मतलब है भारत की संचित निधि से क्या होता है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते पेंशन और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन प्रदान की जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है 59 का। हमने इन प्रश्नों को उत्तर के रूप में प्रो दिया है, इसलिए आप क्या करिए, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको पूरा JLO का पूरा सिलेबस मिलेगा। जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे, जहाँ पर से सब्सक्राइब करेंगे तो आप देखेंगे ये कौन, अगर यहाँ से कर रहे हैं तो इसके नीचे आपको 1 से लेकर 50 क्वेश्चन तक का क्वेश्चन पेपर का आंसर के सहित मिल जाएगा। फिर ये पेपर है, इसके बाद हम 96 से लेकर 150 क्वेश्चन को सॉल्व करके देंगे, आंसर की फॉर्म में लिख के देंगे। इसी तरह से हैंड रिटन नोट का PDF लगाएंगे और उसके अलावा लाइन से आप चलते चले जाएंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन, एविडेंस, CRPC, CPC, सारे सब्जेक्ट, पूरा सिलेबस भी आपको मिल जाएगा JLO का, और सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट के मिल जाएंगे, सारे सब्जेक्ट से संबंधित प्रश्न मिलेंगे, सारे सब्जेक्ट का सिलेबस मिलेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़रूरतमंद लोगों को ये मैटर ज़रूर भेजें। फिर आ जाइए आप प्रश्न संख्या 60 पर। प्रश्न संख्या 60 में पूछा गया है कि उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होने का अर्थ। बहुत पूछा जाता है कि अभिलेख न्यायालय होने का मतलब क्या है। तो ये एग्जैक्टली उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, ये बात बताई गई है अनुच्छेद 129 में, और उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, ये बात बताई गई है अनुच्छेद 215 में। ये सब बातें हमने अपने आंसर्स में लिखी हुई हैं, मैटर में लिखी हुई हैं। और अभिलेख न्यायालय का अर्थ का क्या मतलब है, ऑप्शंस को ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर आप देखेंगे, जी हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है कि अभिलेख न्यायालय वो न्यायालय होता है जो सभी अभिलेख सुरक्षित रखता है, संरक्षित रखता है तथा अवमानना के लिए दंड दे सकता है। कहने का मतलब है अभिलेख न्यायालय वो न्यायालय है जो क्या करे, अभिलेखों को संरक्षित करके रखे, और अगर उसकी दृष्टिगोचरता में उसके सामने कोई व्यक्ति न्यायालय की अवमानना कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है, तो उसको क्या कर सके, दंड दे सके। ऐसे न्यायालय को कहते हैं आप अभिलेख न्यायालय। फिर प्रश्न संख्या 61 पर आ जाइए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय की अवधारणा के सही संयोजन है। प्रस्तावना को अगर हम ध्यान से पढ़े अपने भारतीय संविधान की, तो हमको पता लगता है कि उसमें लिखा हुआ है कि सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक, ये ऑर्डर सही है। संयोजन क्या सही है, ऑप्शन नंबर 3 को देखिए आप, सामाजिक, सामाजिक के बाद आर्थिक, आर्थिक के बाद राजनीतिक, ये संयोजन ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। फिर आ जाइए आप प्रश्न संख्या 62 पर। निम्न में से किसको भारत का सूक्ष्म संविधान कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा आता है ये। तो अगर आप देखें तो संविधान का जो 42वां संशोधन हुआ, इस 42वें संशोधन में इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण संशोधन हुए कि एक तरह से ये सूक्ष्म संविधान बन गया। कहने का मतलब है अगर कहा जाए कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किस अनुच्छेद को कहा जाता, कौन से संशोधन को कहा जाता है, तो हमारे संविधान का 42वां संशोधन जो है वो इतना महत्वपूर्ण है, इतने महत्वपूर्ण आर्टिकल्स में संशोधन हुआ है कि एक छोटा सा संविधान बन सकता है इस 42वें संशोधन द्वारा। इसलिए 42वें संशोधन को आप सूक्ष्म संविधान भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर प्रश्न संख्या 63 पर आ जाइए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A संबंधित है। 39A में हम, हालांकि ये पहले भी आ चुका है प्रश्न इस तरह का, जो 39A आर्टिकल है हम लोगों के संविधान में, वो कहलाता है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। तो देखें अगर आप ध्यान से तो आपको पता लगेगा कि ऑप्शन नंबर 2 सही है। बाकी सारे ऑप्शंस की भी बात होगी, सारे ऑप्शंस पूछे गए हैं और आगे चल के प्रश्न में। प्रश्न संख्या 64 पर आ जाइए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिकता संहिता का प्रावधान किया गया है। समान नागरिक, एक समान, हालांकि ये नागरिकता वर्ड ना होकर एक समान सिविल संहिता होना चाहिए था, ये ज़्यादा करेक्ट है। क्योंकि आप, हम लोगों का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसका अनुच्छेद 44 में कहा गया है एक समान
सिविल संहिता, जिसकी आजकल बहुत ज़्यादा बात चल रही है, हमारी केंद्र सरकार इस तरफ बहुत जागरूक है। और ये बात एक समान सिविल संहिता जो बात है ये अनुच्छेद 44 में कही गई है। हालांकि ये नीति निर्देशक तत्व है, ये कोई मौलिक अधिकार नहीं है। नीति निर्देशक तत्व जैसा कि आप जानते हैं, इनको आप न्यायालय में परिवर्तन के लिए नहीं ला सकते। कहने का मतलब है इसका ऑप्शन प्रश्न संख्या 64 का ऑप्शन ए सही है। एक समान नागरिक संहिता या एक समान सिविल संहिता का उल्लेख अनुच्छेद 44 में किया गया है। फिर प्रश्न संख्या 65 पर आ जाइए। किस संविधान संशोधन ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता दी है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इसका भी आंसर जी हाँ 42वां ऑप्शन नंबर 2 सही है। 42वां संशोधन जो हम लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन में 42वां संशोधन हुआ, संविधान संशोधन 42वां हुआ, इसमें बताई गई कि इसमें कहा गया कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो मूल अधिकारों पर प्राथमिकता देते हैं। कहने का मतलब है अगर बात की जाए तो 42वें संविधान संशोधन में कहा गया कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये मूल अधिकारों के अग्रणी हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है नीति निर्देशक तत्व। हालांकि इनका न्यायालय में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। प्रश्न संख्या 66 पर आ जाइए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पदच्युत किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति हटा सकता है या फिर ऑप्शंस और भी हैं, मंत्रिमंडल द्वारा, संसद की सिफारिश पर, राष्ट्रपति द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो पहले तो आंसर समझ लें इसका क्या है। आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, सॉरी ऑप्शन इसमें राष्ट्रपति के साथ साथ एक ऑप्शन और भी देखेंगे आप। प्रश्न संख्या असल में यहाँ पर ऑप्शंस मिसमैच हो रहे हैं। प्रश्न संख्या 66 समझ लीजिए कायदे से, इसका उत्तर को क्या कायदे से समझ लीजिए कि इसका ऑप्शन नंबर पहले तो समझ लीजिए प्रश्न संख्या 66 का ऑप्शन नंबर 3 सही है। राष्ट्रपति हटाता है किसको? किसी भी सर्वोच्च या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, मगर संसद की सिफारिश पर हटाता है। ये बहुत ही पेचीदा प्रश्न है, बहुत ही पेचीदा। हटाना मतलब चाहे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना हो या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना हो, बहुत ही पेचीदा मामला है और लगभग नामुमकिन सी बात होती है। इसको हम पढ़ाए हैं अनुच्छेद, अब हमने अपने मैटर में अपने जो नोट्स दिए हैं उनके मैटर में हमने अनुच्छेद 124 आपको बहुत विस्तृत पढ़ाया है। कहने का मतलब है प्रश्न संख्या 66 का प्रश्न ये था कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है, तो हटा सकता है कौन? ऑप्शन नंबर 3 में बताया गया कि संसद की सिफारिश से राष्ट्रपति क्या कर सकता है? भारत के उच्चतम न्यायालय के या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकता है। ये बात अगर उच्चतम न्यायालय को न्यायाधीश को हटाने की बात होगी तो अनुच्छेद 124 में होगी, और उच्च न्यायालय को हटाने की बात होगी तो अनुच्छेद 217 में होगी। प्रोसेस दोनों के हटाने की एक जैसी है कि क्या करेगी? संसद सिफारिश करेगी और राष्ट्रपति उस सिफारिश पर उसी अधिवेशन में उसी सत्र में क्या करेगा? हस्ताक्षर करेगा, अनुमति देगा, और इस तरह से उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का पद रिक्त हो जाएगा। बहुत पेचीदा प्रोसेस है, बहुत टिपिकल प्रोसेस है। अभी तक कोई भी व्यक्ति चाहे उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या उच्चतम न्यायालय का इस तरह से हटाया नहीं गया है। फिर आ जाइए आप, भारत के संविधान को स्वीकार किया। प्रश्न संख्या 67 पर आ चुके हैं आप कि हमारे भारतीय संविधान को किसने स्वीकार किया था? तो बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, संविधान सभा ने। हुआ क्या था? संविधान सभा ने भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया था। ये हमने सारी बातें जो हम आपको बोल रहे हैं ये सब हमने अपने हैंड रिटन नोट्स में यहाँ पर PDF के फॉर्म में लगा के आपको दे दी हैं। इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को देखें तो आप इस मैटर को आप जो हैंड रिटन नोट्स है इसका PDF निकाल लें, अपने हाथ में रखें, फिर आप हमारे प्रश्नों को समझेंगे तो बहुत आराम से आपको आंसर समझ में आ जाएंगे।
जो भी बात हम ओरली बोल रहे हैं वो सारी की सारी बातें नोट्स के फॉर्म में हमने आंसर्स के साथ नंबर लिख के लिख दी है। आप PDF डाउनलोड कर लें, आपको सारा का सारा मैटर अच्छे से याद हो जाएगा। फिर आ जाइए आप प्रश्न संख्या, हमने अभी आपको 67 की व्याख्या कर दी, 68 पर आ जाइए कि निम्न में से कौन भारतीय संविधान का मूल ढांचा नहीं है। तो अगर ध्यान से देखिए तो मूल ढांचे की बात क्या आ जाएगी, संघीय व्यवस्था है, राष्ट्रपति शासन की राष्ट्रपति प्रणाली, इसको ध्यान से देखिए, ये हमारे भारतीय संविधान का मूल ढांचा नहीं है। मतलब ये पूछा गया मूल ढांचा नहीं है 68 में, तो इसका ऑप्शन 2 सही है कि ये हमने आंसर अपना 68 का लिख दिया मैटर में कि शासन की राष्ट्रपति प्रणाली भारतीय संविधान का मूल ढांचा नहीं है। बाकी सारे की सारे मूल ढांचे के भाग हैं। ऑप्शंस में सारे आंसर सही हैं अलावा ऑप्शन 2 के। कहने का मतलब है आपके हिसाब से, प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 सही है। फिर आ जाइए प्रश्न संख्या 69 में, निम्न में से किस देश के संविधान ने विधि निर्माण को की वेस्टमिनिस्टर पद्धति एवं विधि के शासन को भारत में स्वीकार करने के लिए प्रभावित किया। तो अगर आप देखेंगे ऑप्शन इसमें दिया हुआ है आपके पास प्रश्न संख्या 69 में, तो ब्रिटेन ने क्या किया, विधि के शासन को स्वीकार करने के लिए प्रभावित किया था। ये बात हो जाएगी ऑप्शन नंबर 2 में, 69 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। फिर प्रश्न संख्या 70 पर आ जाइए, भारत के प्रत्येक नागरिक द्वारा सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखने संबंधित मूल कर्तव्य को उपबंधित किया गया है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत। कहने का मतलब है कि जो सार्वजनिक संपत्ति है उसको सुरक्षित कर रखने का मूल कर्तव्य हमारा कहाँ पर उल्लेखित है, ये बात पूछी गई है। तो इसका ऑप्शन आप देख लें, जी हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 51A(I). हमने अपने उत्तर में लिख दिया है कि संविधान के अनुच्छेद 51A(I) में सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखने एवं हिंसा से दूर रहने का मूल कर्तव्य हम लोगों को प्राप्त है। हम लोगों का कर्तव्य है कि हम अपनी सार्वजनिक संपत्ति की क्या करें, सुरक्षा करें और हिंसा से दूर रहें। ये बात बताई गई है अनुच्छेद 51A(I) में, ऑप्शन नंबर 3। फिर आ जाइए आप प्रश्न संख्या 71 पर। हम आपसे ऊपर नीचे कहते हैं, इसका मतलब आप अगर आप वीडियो को आगे बढ़ाएंगे तो आप नीचे चले जाएंगे, पीछे बढ़ाएंगे तो ऊपर चले जाएंगे इस पेपर में। प्रश्न संख्या 71 में पूछा गया कि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ है। हम लोगों की जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द इस्तेमाल हुआ है, तो इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखें हम लोग, ध्यान से देख लीजिए प्रश्न को, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर 4 कि धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि किसी एक धर्म अथवा ईश्वरीय विश्वास का समर्थन ना करना। हमारा संविधान किसी भी धर्म विशेष की समर्थन नहीं करता है, किसी एक विशेष ईश्वरीय विश्वास पर का समर्थन नहीं करता है। कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर 4 सही है प्रश्न संख्या 71 का। फिर आ जाइए प्रश्न संख्या 72 पर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में शब्द समानता का अर्थ है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो जो अनुच्छेद 14 है इसमें समानता की बात कही गई है, किस चीज़ की समानता की बात की गई है, जी हाँ ऑप्शन नंबर 3। समानता का मतलब है विधि के समक्ष समानता एवं विधियों का समान संरक्षण, ये मतलब है अनुच्छेद 14 के अंतर्गत समानता का। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है प्रश्न संख्या 72 का। सारी चीज़ें जितने भी प्रश्न अभी तक हमने आपको पढ़ाए हैं उनका सबका इस तरह से हमने लिख के उत्तर दिया है, प्रश्नों को उत्तर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। आप रैपिड रिवीजन करते वक्त सिर्फ और सिर्फ उत्तर को याद कर लीजिए, ये 1 लाइनर उत्तर भी आपके हो जाएंगे, चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो
सबके लिए वन लाइनर टाइप में उत्तर हैं सबकी। और इस प्रश्न पत्र को अगर आप देखेंगे ध्यान से तो बेहतरीन तरीके से ये व्याख्या है सारे प्रश्नों की। फिर प्रश्न संख्या 73 पर आ जाइए कि निम्न में से, 72 तक हम पढ़ चुके, 73 में कहा गया है कि निम्न में से किसको भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं करता है। अनुच्छेद 19 में क्या हुआ है, हम लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया। तो ये पूछ रहे हैं कि कौन सी बात क्या हुई है प्रकट रूप से स्पष्ट नहीं होती अनुच्छेद 19 में। तो पहला ऑप्शन देखें तो बिल्कुल होती है, दूसरे ऑप्शन को देखें तो ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन 1, 3 और 4 ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखे हुए हैं अनुच्छेद 19 में, जबकि प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में स्पष्ट रूप से कहीं पर भी अनुच्छेद 19 में बात नहीं कही गई है। कहने का मतलब है प्रश्न संख्या 73 का ऑप्शन नंबर 2 सही है कि प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में अनुच्छेद 19 में स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं किया गया, प्रकटन नहीं किया गया है। फिर आ जाइए प्रश्न संख्या 74 पर। प्रश्न संख्या 74 में पूछा गया किस आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दिए गए मूल स्वतंत्रताओं को निलंबित किया जा सकता है। तो आप हमने अनुच्छेद भी बता दिया है अपने उत्तर में, जहाँ पर हमने उत्तर लिखा है यहाँ पर हैंडरिटन नोट सभी जो दिखाए थे वहाँ पर हमने लिखा है कि अनुच्छेद 358 के अंतर्गत लिखा हुआ है साफ साफ, यहीं से शुरू होता है अनुच्छेद 358 कि आपात का मतलब है युद्ध या बाहरी आक्रमण, बाह्य आक्रमण के दौरान अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो स्वतंत्रताएं मिली हुई हैं हम नागरिकों को, वो सारी की सारी क्या होंगी, निलंबन हो जाएगा उनका। कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर 2 देखें आप, और इसका प्रश्न संख्या 74 का ऑप्शन नंबर 2 सही है कि आंतरिक नहीं है और गलत बता गए हम, तो प्रश्न संख्या 74 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। युद्ध या बाहरी हमले के दौरान ऑप्शन नंबर 4 सही है इसका, ना कि 2 गलत बताया हमने। ऑप्शन नंबर 4 में बताया गया है प्रश्न संख्या 74 का ऑप्शन 4 सही है, जिसमें कहा गया है कि युद्ध या बाहरी हमला के दौरान क्या होंगी, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दी गई जो स्वतंत्रताएं हैं वो स्वतः निलंबित हो जाएंगी। ये बात बताई गई अनुच्छेद 358 में। फिर प्रश्न संख्या 75 पर आ जाइए। निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो अभी हमने बताया था, इससे पहले भी बता चुके हैं कि अनुच्छेद 39A में बताया गया है, आर्टिकल 39A में बताया गया है कि राज्य का कर्तव्य, ये नीति निर्देशक तथ्य है कि राज्य का ये कर्तव्य होगा कि वो क्या करे, प्रत्येक व्यक्ति को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करे। फिर आ जाइए प्रश्न संख्या 76, मतलब ऑप्शन ये 75 का ऑप्शन नंबर 3 सही है। फिर प्रश्न संख्या 76 पर आ जाइए। 76 में प्रश्न में क्या पूछा गया आपसे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का अर्थ। तो ये एग्जैक्टली यहाँ 76 में भी पूछा गया है। अगला प्रश्न 78 भी इसी के जैसा है बिल्कुल। 76 और 78 को ध्यान से देख लें, ये 76वां प्रश्न है और ये 78वां प्रश्न है। तो दोनों का आंसर एक है, दोनों ही प्रश्न आर्टिकल 14 से संबंधित है कि 76 में जो 76 का आंसर है वही 78 का आंसर है, इसलिए हमने आंसर को अपने एक साथ लिख दिया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का अर्थ है विधि का शासन। तो ऑप्शन नंबर 76 प्रश्न संख्या 76 का ऑप्शन नंबर 4 सही है कि विधि के समक्ष समानता का मतलब है विधि का शासन। 78 को भी साथ साथ देख लें, 78 को पहले देख लें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में विधि संगत प्रत्याशा का सिद्धांत सुनिश्चित करता है। तो क्या है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अनुच्छेद 14 जो है विधि संगत प्रत्याशा का मतलब है विधि का शासन। तो 76 और 78 का आंसर, दोनों का आंसर 76 का ऑप्शन 4 और 78 का ऑप्शन ए, दोनों का मतलब विधि का शासन, ये उत्तर करेक्ट है। फिर आ जाइए 77वें प्रश्न पर कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने निम्नलिखित किस मामले में घोषित किया कि संविधान की प्रस्तावना
भारतीय संविधान का अंग है एवं अनुच्छेद 378 के अंतर्गत संशोधित किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। तो पहले तो उत्तर समझ लें। जो प्रश्न संख्या 77 है इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। और उत्तर में हमने लिख दिया है अपने कि केशवानंद भारती के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, किंतु इस प्रकार नहीं किया जा सकता कि उसका मूल ढांचा नष्ट हो जाए। बहुत पूरी जिंदगी केशवानंद भारती जी ने हमारे भारतीय संविधान के मूल ढांचे को बचाने में लगा दी थी। फिर आ जाइए प्रश्न संख्या, ये भी हो गया आपका 78, 79 पर आ जाइए आप। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न जीएस के हिसाब से भी और कानून के हिसाब से भी। भोपाल गैस रिसाव आपदा, जिसको भोपाल गैस ट्रेजेडी भी कहते हैं, त्रासदी भी कहते हैं, दावों का पंजीकरण और प्रसंस्करण अधिनियम 1985 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई। आपसे पूछा गया है भोपाल गैस रिसाव से संबंधित जो मामला था उसको किस मामले के अंतर्गत चुनौती दी गई थी। आपसे सुप्रीम कोर्ट का वो केस लॉ पूछा गया है जिसको चुनौती दी गई थी भोपाल गैस ट्रेजेडी को। इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस रिसाव हो गया था जिससे कई व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। और इस प्रश्न संख्या 79 का उत्तर क्या है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर 2 सही है, चरणलाल साहू बनाम भारत संघ। ये जो केस था हमने अपने उत्तर में लिख दिया है कि भोपाल गैस रिसाव आपदा को चरणलाल साहू बनाम भारत संघ मामले में चुनौती दी गई थी। फिर प्रश्न संख्या 80 पर आ जाइए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत समान कार्य हेतु समान वेतन का प्रथम वाद है। पूछा गया है कि कौन सा केस सुप्रीम कोर्ट ने निर्णीत किया था जिसमें यह बताया गया था कि समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान किया जाना चाहिए। तो प्रश्न संख्या 80 का ऑप्शन देख लें पहले तो। ऑप्शन नंबर, जी हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 4 सही है, रणधीर सिंह बनाम भारत संघ। रणधीर सिंह बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार ये निर्णीत किया कि समान कार्य के लिए समान वेतन प्रत्येक व्यक्ति को प्रदान किया जाना चाहिए, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। फिर प्रश्न संख्या 81 पर आ जाइए आप। प्रश्न संख्या 81 क्या कह रही है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत महिलाओं व बच्चों के लिए विशिष्ट प्रावधान राज्य द्वारा किए जा सकते हैं। तो अगर आप अनुच्छेद 15 हमने अपने नोट्स में पूरी तरह से पढ़ाया हुआ है, डिटेल्ड पढ़ाया हुआ है। तो अनुच्छेद 15 ऑप्शन इसका एक देखें आप, अनुच्छेद 15 का उप अनुच्छेद 3, इसमें बिल्कुल साफ बात कही गई है कि महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान राज्य कर सकता है, राज्य व्यवस्था कर सकता है कि बच्चों एवं महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था की जाए। ये बात बताई गई है अनुच्छेद 15 के उप अनुच्छेद या खंड 3 में। फिर प्रश्न संख्या 82 पर आ जाइए। किस अनुच्छेद के अंतर्गत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निर्बंधित की जा सकती है? बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे अनुच्छेद 19 भी हमने अपने मैटर में पढ़ाया हुआ है, जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन के नोट्स दिए हैं वहाँ हमने बताया है कि अनुच्छेद 19, इसका पहले तो उत्तर देख लें 82वें प्रश्न का। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्यों सही है? क्योंकि अनुच्छेद 19(1) में तो बताया गया है कि कौन कौन सी आपको स्वतंत्रताएं मिली हुई हैं और उन स्वतंत्रताओं पर निर्बंधन प्रतिबंध लगाया गया है अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत। कहने का मतलब है अगर पूछा जाए कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर निर्बंधन किस अनुच्छेद द्वारा लगाया जा सकता है, तो अनुच्छेद 19 उप अनुच्छेद 2, 19(2) के अंतर्गत क्या करेंगे आप, निर्बंधन लगाते हैं स्वतंत्रताओं पर। फिर आ जाइए आप प्रश्न संख्या 83 पर। 83 प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा मामला मंडल मामले के नाम से प्रसिद्ध है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, मंडल मामला बहुत आता है। तो इसका ऑप्शन पहले समझ लीजिए, ऑप्शन नंबर 2 सही है। और हमने अपने उत्तर में लिख दिया है कि इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के मामले को मंडल मामले के नाम से जाना जाता है। फिर प्रश्न संख्या 84 पर आ जाइए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधि समाप्त करता है? बिल्कुल सही बात है, अनुच्छेद 14 समता से संबंधित है। अनुच्छेद 16 में नियोजन की स्वतंत्रता है या एक रूपता है। अनुच्छेद 17 अस्पष्टता से संबंधित है और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। कहने का मतलब है ऑप्शन 8 सही है। प्रश्न संख्या 85 पर आ जाइए। श्रेणी के अंतर्गत श्रेणी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, किस बाद में निर्धारित किया गया है? तो प्रश्न संख्या 85 को देख लें आप, इसका ऑप्शन पहले देख लें। 85 का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर है, दो ऑप्शन यहाँ पर हैं। विजय शर्मा बनाम भारत संघ नहीं है ये आंसर, धीरेन्द्र पांड्या बनाम उड़ीसा सिंह नहीं है। ऑप्शन नंबर 8 प्रश्न संख्या 85, इसको इस तरह से कॉम्पैक्ट कर दे रहे हैं हम। ये ऊपर प्रश्न संख्या 85 है, इसका ऑप्शन नीचे ये लेफ्ट साइड में लिखे हुए 3 और 4। प्रश्न संख्या 85 का आंसर ऑप्शन 3 सही है। कहने का मतलब है 85 का ऑप्शन 3 सही है। कौन सा? उत्तर प्रदेश राज्य बनाम कमेटी ऑफ मैनेजमेंट। कहने का मतलब है उत्तर प्रदेश राज्य बनाम कमेटी ऑफ मैनेजमेंट में कहा गया कि श्रेणी के अंतर्गत जो श्रेणी का बात की गई है ये अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। ठीक, 85 का ऑप्शन 3 सही है। फिर आ जाइए आप प्रश्न संख्या 86 पर। क्या कहती है प्रश्न संख्या 86? अनुच्छेद 14 में पिछड़ा तथा अति पिछड़ा वर्ग बुरा नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में कहा? देखिए अभी हुई थी बात 85 में कि श्रेणी के अंतर्गत श्रेणी जो है बनाना अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, जो कि बात की गई थी उत्तर प्रदेश बनाम कमेटी ऑफ मैनेजमेंट में। जबकि इसका जस्ट उल्टा निर्णय आ गया कि पिछड़ा में अति पिछड़ा वर्ग बुरा नहीं है। ये बात कही है सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में? 86 का ऑप्शन नंबर, जी हाँ बिल्कुल सही है, 3 सही है। बालाजी बनाम मैसूर राज्य। बालाजी बनाम मैसूर राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही निर्णय में कह दिया कि अनुच्छेद 14 के अनुसार पिछड़ा तथा अति पिछड़ा वर्ग जो है वर्गीकरण किया जाना गलत नहीं है, ये सही है, नियम अनुसार है, कानून अनुसार है। फिर प्रश्न संख्या 87 पर आ जाइए। क्या कहती है प्रश्न संख्या 87? अनुच्छेद 15 के खंड 5 द्वारा पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति जनजाति एवं जनजाति हेतु प्राइवेट शिक्षा संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा अंततः स्थापित किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 87 तो आप देखें जो अनुच्छेद 15 है इसका खंड 5 पहले नहीं था, ये जोड़ा गया है 93वां संशोधन हुआ 2005 में। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। कहने का मतलब है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद 15 के खंड 15 के अंतर्गत जो खंड 5 है ये 93वां संविधान संशोधन 2005 द्वारा जोड़ा गया है। ऑप्शन 87 का प्रश्न ऑप्शन संख्या 4 सही है। 88 में आ जाइए। किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। बिल्कुल ये भाषा है अनुच्छेद 21 की। अनुच्छेद 21 को ही ये लिख दिया है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। साफ साफ अनुच्छेद 21 यही कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 89 पर आ जाइए। उच्च न्यायालय की महिला द्वारा अनुसूचित जाति के पुरुष से विवाह करने पर वो अनुच्छेद 15(4) एवं अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत आरक्षण की अधिकारी नहीं होगी। ये किस मामले में निर्णीत किया गया है? मामले को बिल्कुल समझ लीजिए कि कोई उच्च जाति की महिला थी, उसने अनुसूचित जाति के किसी पुरुष से शादी कर ली, तो अब क्या होगा? जो पिछड़ों से संबंधित आरक्षण है
चाहे वो अनुच्छेद 15(4) के अनुसार हो, चाहे वो अनुच्छेद 16(4) के अनुसार हो, ये आरक्षण का वो लाभ नहीं पाएगी महिला, ये पूरी बात बता दी गई। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 2 में ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। मीरा कंवरिया बनाम सुनीता, हमने अपने उत्तर में लिख दिया है। मीरा कंवरिया बनाम सुनीता में निर्णित किया गया कि उच्च जाति की महिला द्वारा अनुसूचित जाति के पुरुष से विवाह करने पर वो महिला आरक्षण की अधिकारी नहीं होगी। फिर प्रश्न संख्या 90 में आ जाइए। निम्न में से कौन सा वाद वियरर बांड वाद के नाम से प्रसिद्ध है? बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर 2 सही है इसका। आर के गर्ग एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य के वाद को बियरर बॉन्ड वाद के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, ऑप्शन प्रश्न संख्या 90 का प्रश्न संख्या ऑप्शन संख्या 2 सही है। आखिरी पेज पर हम लोग चल रहे हैं। अब आ जाइए आप प्रश्न संख्या 91 पर। प्रश्न संख्या 91 क्या कहती है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार प्राप्त होते हैं। तो अनुच्छेद 19 जो है उसके अंतर्गत स्वतंत्रता सिर्फ और सिर्फ क्या होती है? नागरिकों को प्राप्त है। मतलब 91 का ऑप्शन नंबर 4 सही है कि अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता केवल नागरिकों को प्राप्त है। मतलब जो अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं वो केवल और केवल भारत में रहने वाले नागरिकों को ही प्राप्त है। फिर प्रश्न संख्या 92 पर आ जाइए। प्रजातंत्र हेतु वाद एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अपरिहार्य है, स्थापित किया गया है। कहने का मतलब है प्रजातंत्र को कायम रखने के लिए वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होना आवश्यक है, ऐसा रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य में कहा गया है। कहने का मतलब है इसका ऑप्शन 2 रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य ऑप्शन सही है। कहने का मतलब यह है इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी देश को प्रजातंत्र रूप से चलाने के लिए व्यक्तियों को, नागरिकों को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होना आवश्यक है, जरूरी है। प्रश्न संख्या 93 में चलिए, क्या पूछा गया है? प्रश्न संख्या 93 में निम्न में से किस स्वतंत्रता को अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मूलभूत स्वतंत्रताओं से हटा दिया गया है? तो सारी स्वतंत्रताएं आप देखें ऑप्शन में जो एक में है, 2 में है और 4 में है, ये सारी स्वतंत्रताएं अभी भी वहां पर मौजूद हैं। बल्कि जबकि जो है जो ऑप्शन 3 है 93 का, संपत्ति का अर्जन करने व रखने की स्वतंत्रता, ये क्या है? अब ये संपत्ति का अधिकार हो गया है, ये अनुच्छेद 300 का में चला गया है। अब ये मूल अधिकार नहीं रहा है, इसलिए ये अनुच्छेद 19 में नहीं है। कहने का मतलब है हमने अपने उत्तर में लिख दिया है, संपत्ति का अर्जन करने व रखने की स्वतंत्रता को अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मूलभूत स्वतंत्रता से हटा दिया गया है। ऑप्शन नंबर 3 सही है प्रश्न संख्या 93 का। प्रश्न संख्या 94 में आ जाइए। विधि जो कि किसी व्यक्ति के अधिकार का मनमाने या निरंकुश तरीके से उल्लंघन करता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अपने उत्तर में हमने लिख दिया है कि वो विधि जो किसी व्यक्ति के अधिकार का मनमाने या निरंकुश तरीके से उल्लंघन करती है अयुक्तियुक्त है तथा न्यायालय उसको निष्प्रभावी कर सकता है। कहने का मतलब है 94 का ऑप्शन नंबर 4 सही है कि वो विधि जो किसी के अधिकारों पर मनमाने ढंग से निरंकुश कर रही है या उसके अधिकारों का उल्लंघन कर रही है या उसको रोक रही है ज़बरदस्ती, तो ऐसी विधि क्या है? अयुक्तियुक्त है तथा न्यायालय उसको निष्प्रभावी कर सकता है। प्रश्न संख्या 95 पर आ जाइए। क्रीमी लेयर प्रश्न संख्या 95 में बताया गया पूछा गया है कि क्रीमी लेयर निर्धारित करने हेतु सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर सरकार द्वारा निर्मित कमेटी का नाम था। जो क्रीमी लेयर संबंधित है, आप सब जानते हैं, क्रीमी लेयर से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी, उस कमेटी का नाम था, बिल्कुल सही, क्या?
रामानंद। ऑप्शन को देख लें आप। ऑप्शन नंबर 3। जो क्रीमी लेयर से संबंधित कमेटी बनाई थी सुप्रीम कोर्ट ने, उस कमेटी का नाम न्यायाधिपति रामानंदन कमेटी। इस कमेटी को क्रीमी लेयर निर्धारित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था। आखिरी प्रश्न हम लोगों का आज का प्रश्न संख्या 96। स्वतंत्रता के अधिकार के संदर्भ में आदिवासियों के हित को संरक्षण करने हेतु युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। पहले तो आप उत्तर को समझ लीजिए। ऑप्शन नंबर 4 सही है इसका उत्तर। अनुच्छेद 19(5) में हमने अपने उत्तर में लिख दिया है कि अनुच्छेद 19(5) में स्वतंत्रता के अधिकार के संदर्भ में आदिवासियों के हितों पर युक्त प्रतिबंध है। कहने का मतलब है प्रत्येक व्यक्ति को कहीं पर भी विचरण करने का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत, मगर ऐसे एरिया जो आदिवासियों के हित के रूप में संरक्षित किए गए हैं, जहाँ पर आदिवासी लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या हुआ है, वहाँ पर विचरण करने के लिए, जाने के लिए युक्त निर्बंधन लगाना भी न्याय संगत है, न्याय के हित में है, और ऐसा निर्बंधन लगाया जा सकता है अनुच्छेद 19 के खंड 5 के अनुसार। इस प्रकार से ये ऑप्शन नंबर 4 सही है। कहने का मतलब है आज 50 से कम प्रश्न हुए हैं, इसलिए हमने आपका 50 से कम मिनट भी लिया है। प्रत्येक मिनट 1 मिनट में हम आपको एक प्रश्न की व्याख्या, ऑप्शंस और उसको उत्तर के रूप में लिख कर दे रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि 150 प्रश्नों को, जो 150 प्रश्न आए हैं आपके 2019 में कॉन्स्टिट्यूशन में जेएलओ के पेपर में, ये सारे के सारे प्रश्नों के आंसर हम आपको 150 मिनट में दे देंगे, और इस तरह से हैंड रिटन नोट्स लगा के दे रहे हैं हर पीडीएफ के साथ। इसलिए आप हमारे मैटर को सब्सक्राइब कर लीजिए पूरी तरह से। आप ये 1 लाइनर टाइप में आंसर्स हैं, इनको याद कर लीजिए। इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपको ये, जब आप इसको वीडियो को समझेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। और फिर भी कोई असुविधा हो तो हमारे मैटर पर जाकर, हमारे चैनल पर जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा जेएलओ का सिलेबस हमने दिया हुआ है, पूरे जेएलओ के लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स दिए हुए हैं। कोई असुविधा आ रही हो तो हमारे नंबर पर संपर्क करके हमसे आप मालूमात कर सकते हैं। ये मैटर सारे कैंडिडेट्स को, जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं जेएलओ की या फिर कोई भी कम्पिटिटिव प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, उन सब लोगों को ये मैटर शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।